है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने जाएंगे डार्ट के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को और सीखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो डार्ट में होती है। क्योंकि एक डार्ट जो फ्लटर फ्लटर में जब डार्ट यूज़ करोगे तो कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन डार्ट को। ठीक है, तो चले बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फटाफट से जा रहा हूँ, यहाँ पर एक नई फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं oops.dart रख रहा हूँ। आप अपने डार्ट पैड में चले जाइए और डार्ट पैड में जाके वहाँ पर एक नई स्क्रिप्ट ओपन कर लीजिए, एक ब्लैंक स्क्रिप्ट ओपन कर लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पूरा फिनिश करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो अपनी कुर्सी उर्सी की पेटी बांध लो यार, क्योंकि अब ये जहाज जो है वो उड़ान भरने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स की, जिसको शॉर्ट में ऊप्स भी कहा जाता है। तो ऊप्स जो है वो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ऊप्स में। कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं भाई ऊप्स में? कॉन्सेप्ट होते हैं भैया, आपके क्लास होती है, ठीक है, आपकी क्लास होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देन कंस्ट्रक्टर होते हैं, देन उसके बाद में मेथड्स होती है, देन फील्ड्स होती है, देन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो हमारे ऊप्स में होती है। अब इन सब चीज़ों को अगर आपने सीख लिया तो मतलब आपको ऊप्स का काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज आ गया है। और प्लस इतनी चीज़ें में इंपॉर्टेंट है हमारे फ्लटर के एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप जब फ्लटर के प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दिखेंगी जो ऊप से रिलेट करती हैं। ठीक है, लगभग सारी चीज़ें ऊप से रिलेट करती है डार्ट में, फ्लटर में। तो आखिरी में सबसे इस वीडियो को सबसे लास्ट में मैं आपको एक फ्लटर का एक एप्लीकेशन का प्रोग्राम भी बताऊँगा, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि जो भी चीज़ें हमने सीखी है वो वहाँ पर किस तरीके से अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आप बोलोगे कि यार ध्रुव भाई, ये मतलब हमारा काम इस प्रोग्रामिंग में भी हो रहा था, ठीक है, इसमें भी हम प्रोग्राम कर पा रहे थे विदाउट एनी क्लास वगैरह के, तो फिर हमें इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, क्यों आखिर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ी? तो दोस्तों यार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने से आपको यहाँ पर काफ़ी नई नई चीज़ें आपकी ओपन होती है। जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ है, ठीक है, अभी मैं इनके सिर्फ आपको एक थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, बाकी अभी वीडियो में आगे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको मिलता है भैया इनकैप्सुलेशन का फीचर मिलता है। तो इनकैप्सुलेशन का फीचर क्या है? इनकैप्सुलेशन का फीचर मतलब ये होता है कि डेटा को बंडल कर देना है। ठीक है, डेटा को एक पैकेट में बांध देना, उसकी एक यूनिट बना देना है। ठीक है, तो यूनिट या क्लास दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, क्लास बोलो या यूनिट बोलो एक ही बात है। तो उसकी क्लास बना देगा, यूनिट बना देना। ठीक है, तो ये होता है इनकैप्सुलेट कर देते हो आप चीज़ों को। ठीक है, एक बंडल बना देते हो, एक डेटा का फॉर्मेट बना देते हो आप क्लास की मदद से। देन उसके बाद में होता है इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब कि किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में जो है वो डाल देना, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस हो गया तो इनहेरिटेंस। ठीक है, देन उसके बाद में और क्या क्या फीचर मिलते हैं आपको इसमें? आपको मिलता है भैया पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, और इन सबको मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू भी मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो अलाउ करता है मेथड्स को डिफरेंट चीज़ें करने में। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, मतलब मेथड्स चेंज कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो किसी क्लास को दूसरी क्लास से। ठीक है, देन उसके बाद में होता है एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि आपको एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? छुपाना, मतलब कि आप किसी मेथड को छुपा सकते हो। जैसे कि मैं आपको ये सारे अभी रियल लाइफ एग्जांपल नहीं समझा रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में इन सबको समझाऊंगा विद कोड। ठीक है, तो ये सब फीचर्स आपको मिलते हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं जिसके कारण हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या है, कैसे काम करती है, इन सबको भी हम जानेंगे, बट उससे पहले ये जो चीज़ें हैं इसको समझ लो, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने गया, ठीक है, तो उसके लिए ये सब रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं ये क्लास ऑब्जेक्ट और ये सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं इन सारे फीचर्स पे आऊँगा तो आप देखोगे कि भाई कितना फ़ायदा होता है हमको इससे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि भैया क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। तो देखो भैया, क्लास जो है वो एक ऐसा समझ लो कि एक टेम्पलेट होता है जिसमें कि आप जो है वो एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, एंड देन उस टेम्पलेट की कॉपी बना सकते हो। जैसे कि आपकी चेकबुक है, वो आपने चेकबुक में देखा कि चेकबुक में क्या क्या होता है? चेकबुक में भैया आपको फील्ड दी हुई रहती है, खाली फील्ड दी हुई रहती है, और उस फील्ड का एक नाम होता है। जैसे कि नेम नाम की फील्ड हो जाती है। ठीक है, नेम नाम की हो जाती है, अमाउंट नाम की हो जाती है,
एंड देन एक सिग्नेचर, एक डेट नाम की होती है, ठीक है। तो 3 टाइप के अपन फील्ड मानते हैं कि एक चेक में 3 टाइप की फील्ड रहती है। अब वो 3 टाइप की फील्ड हर चेक में सेम रहती है, हर चेक को आप कॉपी मतलब उसको प्रिंट आउट निकाल के उसको चेक बुक बना देते हो। अब किसी को भी यूज़ करना है तो वो क्या करेगा, अपना नाम डालेगा। जैसे कि दो चेक है आपके सामने, ठीक है। इमेजिन करो आपके सामने 2 चेक्स पड़े हैं, दोनों चेक्स में एकदम सेम नेम, अबाउट, अमाउंट, डेट सब सेम डाला हुआ है। अब मान लो कि अगर आप किसी एक चेक में अपना नाम डाल देते हो, अमाउंट डाल देते हो, डेट डाल देते हो, तो वो क्या हो गया, वो चेक आपका हो गया, ठीक है। वो चेक अब एक अलग एंटिटी हो गई। पहले दोनों सेम थे, भले ही उस चेक को आप रखो या फिर किसी 5वें आदमी को दो, दोनों के पास में सेम ही चेक रहेगा। बट जैसे ही आपको उसमें नाम डल गया, अमाउंट डल गया, डेट डल गया, तो वो क्या हो गया, वो चेक आपका हो गया। अब वो आपकी एंटिटी है, ठीक है। और एक दूसरा चेक है, उसमें मान लो कि मैंने भरा, मैंने मेरा नाम डाल दिया, मैंने मेरा अमाउंट डाल दिया, मैंने डेट डाल दी, और फिर उसके बाद में वो, अब वो क्या चेक हो गया, वो मेरा चेक हो गया। अब वो वाला जो आपका चेक है वो मेरे किसी काम का नहीं, और मेरा जो चेक है वो आपके किसी काम का नहीं। तो मैंने क्या करा कि चेक की एक क्लास बना ली, एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया। आप उस चेक को समझो एक टेम्पलेट है, और उसकी जितनी भी कॉपीज़ हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। अब क्लास किस तरीके से बनाई जाती है डार्ट में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्लास हो गया, हम चेक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चेक, ये मैंने बनाया एक चेक, ठीक है, चेक बनाया। अब क्लास किस तरीके से डिफाइन होती है, तो इस तरीके से डिफाइन होता है। आपको क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है, सब स्मॉल में, देन क्लास का नाम, देन इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स लगा के, और उसके अंदर आपको क्या डिफाइन करनी पड़ती है। सबसे पहले जो आपकी चीज़ डिफाइन होती है वो होती है डेटा मेंबर्स, या फिर इसको आप फील्ड्स भी बोल सकते हो कि क्लास की फील्ड्स, ठीक है। तो अब डेटा मेंबर मतलब कि इस क्लास के डेटा के मेंबर, मतलब इस क्लास की फील्ड क्या क्या होगी। तो हमने क्या क्या डिफाइन करी, जैसे कि स्ट्रिंग में नेम होगा, ठीक है, देन स्ट्रिंग में डबल में अमाउंट होगा, ठीक है, एंड देन स्ट्रिंग में, हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं। वैसे कि डेट का एक और फॉर्मेट आता है, डेट टाइम, बट अभी हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अभी हम इस पर रहेंगे। तो ये होगा, इसका नेम चाहिए, अमाउंट चाहिए, डेट चाहिए, आपने डेटा मेंबर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हमको चाहिए कि भैया जब भी इस चेक की कॉपी बने, मतलब जब भी इस चेक का ऑब्जेक्ट बने, तो ये सारे पैरामीटर्स हमको उसमें चाहिए, ठीक है, तभी जाके उसकी एक कॉपी बन सकती है। तो कैसे बनाते हैं, देखो, उसके लिए आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर का। अब कंस्ट्रक्टर ये क्या नहीं बना है, तो कंस्ट्रक्टर दोस्तों किसी भी चेक, जब भी आप कोई क्लास बनाओगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन क्रिएट होता है जो कि क्लास के नाम से ही होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बनाया चेक, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो आप फंक्शन देख रहे हो, ये फंक्शन जो है वो क्लास के नाम पे होता है, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और जब भी आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब भी आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मतलब कि उसकी एक कॉपी बनाओगे, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली रन होगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये आप इसको समझो कि भाई ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब ये कॉल होता है, तब ये कॉल होता ही है, भले आप कुछ भी करो। तो अब इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी करा सकते हो, जैसे कि मैंने इस फंक्शन के अंदर लिख दिया प्रिंट हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी ये बोल रहे कि भैया ये एरर क्यों दे रहा है यार, कि ये एरर क्यों दे रहा है। तो देखो अभी मैं इसको इन सबको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अभी आप कंस्ट्रक्टर को मेन समझो, ठीक है। तो ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर, एक आइडेंटिफायर चाहिए था, ओके सॉरी, मुझे जो वो इसको कुछ फंक्शन इस तरीके से डिफाइन नहीं होता है, फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। तो हमने इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। चेक नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने प्रिंट करवा दिया। अब मैं इस चेक का, मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जो मेरी क्लास है इसको मैं एक वॉइड मेन फंक्शन बनाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एंट्री पॉइंट होता है डार्ट के प्रोग्राम का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस चेक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, मैंने बोला कि भैया एक चेक टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। चेक क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम मैं चेक रखना चाहूँगा, और इसमें जो है वो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ कि चेक नाम की क्लास रहेगी, इसमें ये चेक नाम की क्लास रहेगी, ठीक है। तो टाइप इसका यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। चेक अब कोई आप देखो तो डेटा मेंबर नहीं, ये वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये ऑब्जेक्ट है, बट इसका हमने टाइप क्या डिफाइन करा है, चेक डिफाइन करा है, और इक्वल टू चेक लगा दिया। हमने बोला कि चेक क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम चेक है, और उसमें हमने ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, जैसे कि मैंने लिखा डार्ट देन रन देन ऊप्स डॉट डार्ट, ये मैं जैसे ही कराऊँगा तो देखो वॉइड मेन फंक्शन में कुछ भी नहीं है, वॉइड मेन फंक्शन में कुछ भी नहीं है, बट आप देखोगे कि हमने जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर रन हो गया। हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर
रन हो गया। ठीक है, तो कैसे हुआ कि आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका होता है, और ये इसमें ही नहीं, आप सी में जाओ, सी प्लस प्लस में जाओ, जावा में जाओ, सब में लगभग सेम ही सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ठीक है, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो समझ गए आप कि जब भी आप किसी क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाना हो गया। अब मैं ऐसे कितनी ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, मैं 2-3 ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, इसको चेक 1, चेक 2, चेक 3, चेक 4 इस तरीके से कर देता हूँ, और इसको रन करता हूँ। ठीक है, इसको रन करता हूँ, तो क्या होगा, कितने कितने ऑब्जेक्ट बन जाएंगे टोटल, हमारे 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे, मतलब कि 5 बार हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर रन होगा। ठीक है, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर रन होगा, पर जितने भी बार ये रन हो रहा है तो ये क्या कर रहा है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है। जैसे कि मान लो मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू, एक अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम एक अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मैं इसको चेक वाले को एग्जांपल को हटाता हूँ। ठीक है, और इसको भी यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, और एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास का नाम होगा कार। ठीक है, मान लो आप लोगों ने कार बनाई। ठीक है, आपने एक कार बनाई, और आपने एक कार बनाई। ठीक है, कार बनाई, ये आपकी कार बन गई इतनी। ठीक है, अब कार बन गई, अब आपको कार की कॉपीज़ बनानी है। क्यों? क्योंकि कार की कॉपीज़ बनानी है, क्योंकि कार को बेचना है। तो मैंने यहाँ पर बनाई कार की एक कॉपी। ठीक है, इस कार का एक मैंने कार का जैसे कि मॉडल का नाम रख दिया B1। ठीक है, B1 इसका नाम रख दिया, और कार ये मैंने क्रिएट कर दी। तो ये मेरी एक कार क्रिएट हो गई। ठीक है, आप माइंड में सोचो कि आपके पास एक मशीन है जो आपको कार प्रिंट करके देती है। एक मशीन है जो आपको कार जो है वो प्रिंट करके देती है। अब उसमें क्या है कि खाली बस एक बटन है, आपने जैसे ही वो बटन क्लिक करा ये कार बन गई। ठीक है, दूसरी कार बनाना है, एक और बार बटन क्लिक करा, दूसरी कार बन गई, तो 2 कार आपने बना ली। अब चलो ठीक है, अब मान लो कि हमें उस मशीन को अच्छा करना है। ठीक है, अब तो रोबोट इससे समझो ना, अपने को उस मशीन को अच्छा करना है। अपन चाहते हैं भाई कि मैं उस कार की स्पीड, ठीक है, वो कार के साइज़ का, मतलब वो कार का टायर का साइज़, वो कार की लेंथ, ठीक है, कार का कलर, ये सब मैं डिफ़ाइन कर पाऊँ। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि वो आपको क्या चाहिए रहेगा, आपको उसमें उस कार की जो मशीन है बड़ी सी, उस मशीन में आपको भैया चाहिए रहेगा कि आप कहीं ना कहीं से इनपुट डाल सको, इनपुट देना पड़ेगा ना आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर मुझे चाहिए कि भाई कार का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, कार के टायर का साइज़ में चेंज करना चाहता हूँ, और कार की लेंथ चेंज करना चाहता हूँ। तो आप किस तरीके से कर सकते हो? ठीक है, तो आपको एक इनपुट फील्ड देनी पड़ेगी। तो जैसे कि ये हमारी मशीन है, तो हमको इसमें भी इनपुट देना पड़ेगा। तो इनपुट देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम हमारी वैल्यूज़ को स्टोर करा सकें। ठीक है, जो भी हम इनपुट दें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कार का कलर बना लिया, देन टायर का साइज़ क्रिएट कर लिया। ठीक है, टायर साइज़ की, टायर का साइज़ क्या रहेगा, और देन मैंने यहाँ पर एक और डिफाइन कर दिया कि कार की लेंथ क्या रहेगी, और लेंथ किस में रहेगी, डबल में। ठीक है, लेंथ किस में रहेगी। अब इसने बोल दिया कि ठीक है, आपने स्ट्रिंग तो आपने वेरिएबल तो असाइन कर दी है, मतलब वेरिएबल तो आपने बना दिया, बट इसमें वैल्यूज़ कहाँ से असाइन होगी, ये हमारा ये एरर दे रहा है। ये बोल रहा है कि नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड मस्ट बी इनिशियलाइज, बोल रहा है कि आपको इसको इसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू डालनी चाहिए। तो अगर मैं कभी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दूँ, मैंने लिख दिया भैया ब्लू कलर की कार रहेगी, टायर का साइज़ भी इंटीजर में रहेगा, मैंने लिख दिया भैया कि 21 इंच के व्हील्स रहेंगे, और लेंथ में मैंने लिख दिया 435.6, ये लिख दिया। ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया, मैंने हार्ड कोड कर दिया। तो क्या है कि इसने हार्ड कोड कर दिया, और इसने बोल दिया कि ठीक है, कार का जितनी भी बार आप बटन पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि कार का कलर ब्लू है, टायर का साइज़ 21 है, और लेंथ 435 है, बट कार इसी स्पेक्स में प्रिंट होगी, इससे अलग स्पेक्स नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर कार का कंस्ट्रक्टर बनाया, ये जो फंक्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है हर बार, इसी फंक्शन को कॉल करा। तो ये जो फंक्शन है ना दोस्तों, ये फंक्शन बिना कुछ करे कॉल हो सकता है। आप चाहे तो और भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक नया फंक्शन मैं बनाता हूँ, नया फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, हम वापस यहाँ पे आओ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग चल रहा है मुझे मालूम है, बट आप समझो। तो ये जो फंक्शन है ना, ये बिना कुछ करे, बिना कुछ टाइप करे, खाली बस इस कार को कॉल करोगे तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, दिख भी रहा है कि भैया देखो, ये कार का इस तरीके से कॉल कर रहा हूँ, सेम यहाँ पर इसको भी कॉल कर रहा हूँ, तो क्या होगा, यही फंक्शन होना है। ठीक है, इस तरीके से भी समझ लो आप। तो इसमें मैं प्रिंट कराता हूँ, मैं बोलता हूँ कि कार कलर इज़, और प्लस करके, और यहाँ पर प्लस करके, और कार का कलर लिख देता हूँ। ठीक है, ये कार का कलर लिख दिया, और अब मैं मेरे इसको रन कराता हूँ, टर्मिनल में जाके रन कराता हूँ। तो ये दोस्तों मुझे दे रहा है कि कार का कलर ब्लू है। 2 कार रन करी, दोनों कार का कलर ब्लू निकला। हमको चाहिए कि नहीं यार, मेरे को इस कार का कलर रेड, इस कार का कलर ब्लू चाहिए, इसका रेड चाहिए। वो किस तरीके से कर सकते हो,
तो उसका दोस्तों ये तरीका होता है कि जब भी आप कोई डेटा मेंबर बनाते हो और डेटा मेंबर बनाने के बाद में आपको उसमें डेटा मेंबर जो फील्ड है उसमें अगर वैल्यूज़ असाइन करनी है, जैसी ऑब्जेक्ट रन हो, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास में ये तरीका होता है। उसके लिए आपके पास में ये तरीका होता है कि आप लिख दो, या फिर एक पहले एक नॉर्मल तरीका बताता हूँ। उसके लिए दोस्तों एक ये तरीका भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर लिखूँ b1 डॉट एंड देन देखो, अब b1 डॉट इसी लिखोगे तो आप इसके सारे जो फील्ड से उसको एक्सेस कर पा रहे हो, कार को, लेंथ को, टायर साइज़ को। तो मैं से कलर लिख दिया, कलर इज इक्वल टू करके मैंने इसको लिख दिया कि ब्लू कलर का, ठीक है, सॉरी हाँ चलो ब्लू कलर का, ठीक है। और ये जो b2 है, ये b2 है, ये इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर रेड हो गया। तो मैंने इसको रेड कर दिया, इसको ब्लू कर दिया। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखते क्या आता है। इसको रन करा तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने जो हमारा कंस्ट्रक्टर था वो यहाँ से डिलीट कर दिया। तो मैं वापस से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ और प्रिंट और कार यहाँ पर करा कार कलर इज़ प्लस करके मैंने लिख दिया कलर, ठीक है, ये कर दिया। और अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैंने इसको रन करा तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा, यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ रहा है कि भैया कार का कलर ब्लू है, ठीक है, कार का कलर ब्लू है और दोनों कार का कलर ब्लू है। देखिए हमने तो कार के कलर की वैल्यू चेंज कर दी थी। अगर हम यहाँ देखें हमारे मेन फंक्शन में हमने एक का ब्लू करा था, एक का रेड करा था, तो नीचे वाले का रेड आना चाहिए। बट दोस्तों ये है कि ये जो फंक्शन रन होता है ये यहाँ पर रन होता है, ठीक है, तो तब कार का कलर क्या रहता है, ब्लू रहता है। देन आप बाद में उसको चेंज करते हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मतलब हमें कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए जिससे कि हम इसको यहाँ पर रन ना करने के बजाय बाद में भी कहीं ना कहीं किसी की तरीके से रन करा सके। तो अगर मैं कभी कुछ ऐसा लिखूँ b1 डॉट करके और कुछ करके कुछ रन कर पाऊँ तो अच्छा तरीका रहेगा, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, हम यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट कार कलर, एक मैंने नया फंक्शन क्रिएट करा एंड देन इसमें मैंने लिख दिया प्रिंट और कार कलर इज़, और ये भी वही काम करेगा, ये भी कलर ही प्रिंट करके देगा। बट ये जो है वो आप अपने हिसाब से इसको रन करा सकते हो, आप जब चाहो तब इसको रन करा सकते हो। तो ये जो आप फंक्शन क्रिएट करते हो क्लास के अंदर उसको मेथड बोलते हैं, तो अब इस मेथड को आप कहीं पर भी मतलब इस b1 की मदद से एक्सेस कर सकते हो। मैंने लिखा b1 डॉट और देखो मुझे प्रिंट कार कलर जो है वो एक ऑप्शन आ गया जिसको मैं रन कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको सेम मैं b2 के लिए भी रन करता हूँ, इसको मैंने सेम b2 के लिए भी रन करा, b2 के लिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, इसको रन करा तो देखो एक जगह मेरा रेड कलर हो गया। तो देखो b2 के नज़रिए से समझो, जैसे कि मैंने इसका कलर भी मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि क्या ब्लू थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है। तो मैंने इसका भी कलर चेंज कर दिया। तो देखो कार कलर इस पहले ब्लू था, फिर ग्रीन हो गया, फिर ब्लू था, फिर ग्रीन हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने एक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ठीक है, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो क्या होता है यहाँ पर आता है लाइन एग्जीक्यूशन से समझो, सीधा काम। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, जैसे एग्जीक्यूट हुई इसने बोला कंस्ट्रक्टर को रन कर दो भैया, कंस्ट्रक्टर को रन करा, इसने बोला कलर निकालो भैया, कलर क्या है, कलर ब्लू है, तो ब्लू प्रिंट कर दो, ब्लू प्रिंट कर दिया। उसके बाद में यहाँ गया, इसने बोला कि ठीक है भैया यूज़र ने बोला है कि कार का कलर ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन असाइन करो। तो इसने क्या करा कि इस b1 के कलर की वैल्यू चेंज करके क्या कर दी, ब्लू मतलब ग्रीन कर दी। अभी ब्लू नहीं है, अभी ग्रीन है। फिर उसके बाद में उसने बोला कि प्रिंट कलर, तो इसने बोला चलो प्रिंट कार कलर को कॉल करो, प्रिंट कार कलर को कॉल करा तो कार कलर इस कलर अब यहाँ पर क्या हो गया, ब्लू की जगह ग्रीन असाइन हो गया। तो इसने इसको ग्रीन असाइन कर दिया, इसने इसको यहाँ पर ग्रीन प्रिंट कर दिया। सेम इसी तरीके से b2 का भी काम हुआ। तो आपने देखा, अब आप यहाँ पर इसकी कितनी कॉपी निकाल सकते हो, किसी की कितनी कॉपी निकाल सकते हो, आप इसकी 50,000 कॉपी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना है और आपका काम होता जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर आपने दिक्कत देखी, दिक्कत ये है कि भैया देखो कार का कलर शुरू में ब्लू असाइन क्यों हो रहा है यार, हमको शुरू से इसको रेड करना है, शुरू से ग्रीन करना है कि भाई डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर में ही हमको ग्रीन और रेड प्रिंट चाहिए। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं बताओ यार। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है इसको हटा दो, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने हटा दिया। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटा दिया तो अब मुझे इसकी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं से असाइन करनी पड़ेगी। तो अब देखो अगर मुझे b1 डॉट कलर ऐसा असाइन करना है, अगर मैं सबको मिटा देता हूँ और मुझे b1 का कलर असाइन करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, b1 डॉट कलर से असाइन कर सकता हूँ। b1 डॉट कलर करके उसको मुझे जो भी कलर इसको असाइन करना है वो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत ये दोस्तों, दिक्कत ये है कि जब ये नया बनेगा तो इसमें कोई सी वैल्यूज़ असाइन रहेगी नहीं, और वैल्यू असाइन नहीं रहेगी तो ये आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है, एरर थ्रो करेगा।
कि भैया इनमें कुछ वैल्यूज़ तो असाइन है नहीं, तो क्या करना चाहिए। पहले क्या होता था कि डार्ट के जो पुराने वर्जन होते थे उसमें अगर आप ऐसा करो तो चलता था, कोई दिक्कत नहीं। बट डार्ट 3 जब से आई है, डार्ट 2.7 के बाद से जो वर्जन्स आए हैं उसमें ऐसा है कि आप कोई सी भी वेरिएबल को नल नहीं छोड़ सकते, और वो नल मतलब कि खाली नहीं छोड़ सकते, और वो इसलिए क्योंकि आपको जो है वो मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो डार्ट मेमोरी ऑप्टिमाइज़ बने, इसलिए यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को नल छोड़ना यहाँ पर वर्जित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब हमें इसमें एरर नहीं आ रहा, पहले इसमें एरर आ रहा था, बट जैसे कंस्ट्रक्टर बनाया तो इसमें एरर नहीं आ रहा। अब एरर किस में आ रहा है, अब एरर कार में आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों पानी पी लिया मैंने। तो अब जो एरर है वो कार में आ रहा है। कार में क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड आ गई। ठीक है, फील्ड कलर मस्ट भी इनिशियलाइज, बोल रहा है कि फील्ड को इनिशियलाइज़ करो। तो भैया इसमें कैसे इनिशियलाइज़ करो, तो मैं बताता हूँ कैसे इनिशियलाइज़ करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको लिखना है दिस मतलब होता है ये क्लास में दिस डॉट कलर, इस क्लास का जो कलर है वो यहाँ पर लगेगा। दिस डॉट टायर साइज़ है वो यहाँ पर लगेगा। दिस डॉट लेंथ है वो यहाँ पर लगेगी। तो ये मैंने जैसे ही करा तो यहाँ पर क्या हुआ कि एरर चले गया, बट नीचे एक और एरर आने लग गया। ये बोल रहा है कि 3 पोजिशनल आर्गूमेंट एक्सपेक्टेड बाय कार डॉट न्यू बट 0 फाउंड। बोल रहा है कि भैया यहाँ पर 3 जो है वो आर्गूमेंट, ठीक है, 3 आर्गूमेंट चाहिए। जैसे कि आप इस पर होवर कर रहे हो तो दिख भी रहा है मुझे कि स्ट्रिंग, टायर साइज और डबल लेंथ इसमें रिक्वायर्ड होती है, तो वो हमें यहाँ पर चाहिए, बट वो यहाँ पर है नहीं। मतलब कि हमको यहाँ पर ये चीज़ें सप्लाई मारनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कार कॉल होता है तो यहाँ पर क्या होती है, वो चीज़ आपको यहाँ पर सप्लाई मारनी पड़ती है। तो चलो सप्लाई मारते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रीन, टायर साइज़ 21 और लेंथ 455। ये मैंने जैसे डाल दिया 455.0 कर देता हूँ। ये जैसे मैंने डाल दिया और मैं सिंपल इतना ही करूँगा और इसको रन कराता हूँ। ठीक है, इसको रन कराता हूँ। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब होगा जादू। अब आप देखो, अब आपको दिख रहा है कि कार कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो वो ग्रीन आ रहा है, ब्लू नहीं आ रहा। तो अब मतलब मैं कितनी ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मैं 2-4 और बना देता हूँ। और इसमें मैं लिख देता हूँ रेड, इसमें मैं लिख देता हूँ कि वाइट, इसमें मैं लिख देता हूँ ब्लैक, इसमें मैं लिख देता हूँ येलो। कितने बनाऊँ और हर ऑब्जेक्ट का नाम अलग अलग रख देता हूँ, एक B3, एक B4, एक B5। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं इनपुट प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि भैया देखो अपना जो मेन काम है अपन इसमें इनपुट प्रोवाइड नहीं कर सकते। अपना जो मेन काम है वो अपन कहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। अपन वर्ड मेन के अंदर बात करते हैं। ठीक है, इसके बाहर जो काम चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हम तो जो चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने देखो यहाँ पर जैसे ही कराया तो देखो हमारी कितनी 5 कार्ड्स प्रिंट हो गई, एक ग्रीन में, एक रेड में, वाइट में, ब्लैक में, येलो में। समझ गए, मतलब अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं। अब ऐसा है कि जैसे ये रन होता है तो इसमें ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है, और असाइन होके और हमारी यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है और हमारा कलर प्रिंट हो जाता है। मतलब कि अब आप यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो। अब अगर चाहो आप तो एक और नई कार प्रिंट करो। इस कार में जो कलर है वो कलर आप स्काई ब्लू रखो। टायर को 21 इंच की जगह 24 इंच करना वो करो, और 555 mm की जो है वो आप इसकी वो रख दो, लेंथ रख दो। तो आप जैसे ये करोगे तो आपको यहाँ पर सेम एक नई स्काई ब्लू कलर नाम की मिल जाएगी, जिसकी सारी वैल्यूज़ ये डिफाइन रहेगी। ठीक है, विश्वास नहीं होता कि वैल्यू ये डिफाइन रहेगी कि नहीं, तो चलो दिला देता हूँ विश्वास। तो यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करता हूँ और ये टायर साइज़ एक जगह प्रिंट कराता हूँ। ये कार टायर साइज इज़ और कार लेंथ इज़। अब यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस वाला अर्थमेटिक ऑपरेटर स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में काम नहीं करता। इसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर अगर टायर साइज डॉट टू स्ट्रिंग आप करोगे तो देखो आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये वाले मेथड कॉल कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो दोस्तों कि आप क्लास मेथड को काफ़ी पहले से यूज़ कर रहे थे, बट आपको पता भी चला है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये इंटीजर है, एक वेरिएबल है, जिसको अगर आप देखो तो ये इंटीजर भी क्या हो गया, अब एक क्लास हो गया। आपको लिखा दिख रहा है ये क्लास है जिसका नाम इंटीजर है। ठीक है, और इस क्लास में आपको काफ़ी सारी मेथड देखने को मिलती है। इसमें से एक मेथड है आपकी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, एक मेथड आपकी डॉट टू स्ट्रिंग जो कि क्या करती है, स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो सारा खेल कम्प्लीटली क्लास और ऑब्जेक्ट पे ही चलता है डार्ट में। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा, इसको मैंने रन कराया तो आप देखोगे सारे डेटा मेंबर्स की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई है। कार कलर इज़ ग्रीन, ठीक है,
कार कलर इज़ ग्रीन 21 455, और कार कलर इज़ स्काई ब्लू। सारी चीज़ें प्रिंट नहीं हुई एक बार में, हाँ प्रिंट हुआ। देखो ये हमारा सबसे लास्ट वाला स्काई ब्लू को देखो, कार का टायर साइज़ 24 और कार की लेंथ इस 555, जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन करा था। तो देख रहे हो आप कितना आसान हो गया। अब मैं यहाँ पर चाहे तो पहले तो हमारा 3 लाइन का कोड था एक कार की कलर को चेंज करने में, बट अब हम उसी कार के कलर को चेंज एक ही लाइन में कर पा रहे हैं। और मैं चाहूँ तो उसको कितनी कॉपी बना सकता हूँ, 50,000 कॉपी बना सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसके अंदर जो चाहूँ वो करा सकता हूँ। इस फंक्शन के अंदर मैं इस फंक्शन के अंदर जो चाहूँ वो करा सकता हूँ। मैं प्रिंट कराऊँ, डेटाबेस से वैल्यू फैच कराऊँ, कुछ भी कराऊँ, मैं सब कुछ करा सकता हूँ। तो इतने से कोड में आप कितनी कॉपी बना सकते हो चीज़ों की, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये होती है हमारी क्लास, ये होती है हमारी क्लास, और ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने क्लास के बारे में जाना, ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, कंस्ट्रक्टर के बारे में जाना, मेथड्स के बारे में जाना, फील्ड्स के बारे में जाना। अब बात आती है एक्सेस मॉडिफायर के बारे में, ठीक है। अब एक्सेस मॉडिफायर दोस्तों क्या होता है कि एक्सेस मॉडिफायर जो है वो आपको ये सुविधा देता है कि आप इसमें से कुछ भी चीज़ जो वो प्राइवेट रख सकते हो, कि आप चाहो तो प्रिंट हो और ना चाहो तो ना प्रिंट हो, ठीक है। तो इसमें ये आप डिफाइन कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। वो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट, जैसे कि अभी ये जो हमने डिफाइन करा है, तो ये एक पब्लिक डेटा मेंबर हो गया, मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। मैं चाहूँ तो एक प्राइवेट डेटा मेंबर भी डिफाइन कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा इंट मॉडल नंबर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट एंड देन अंडरस्कोर मॉडल नंबर इज इक्वल अंडरस्कोर मॉडल नंबर मैंने लिख दिया। एंड फिर मैंने यहाँ पर इसकी भी वैल्यू डिफाइन कर दी, दिस डॉट मॉडल नंबर। अब मैं इसको यहाँ पर अगर प्रिंट कराऊँ मॉडल नंबर और यहाँ पे मॉडल नंबर, और अब मुझे यहाँ पर भी मॉडल नंबर पास करना पड़ेगा। तो मैं इतने सारे कार की जगह सिर्फ 2 ही कार रखता हूँ, और मॉडल नंबर मैंने पास करा दिया कुछ इस तरीके से। उसको रन कराता हूँ। अब उसको मैं जैसे ही रन कराऊँगा तो आप देखोगे कि आपका यहाँ पर कार की लेंथ और ये सारी चीज़ें प्रिंट होकर आ रही है, और कार का मॉडल नंबर भी हमें प्रिंट में चाहिए। तो कार मॉडल नंबर इज़, ठीक है, कार का मॉडल नंबर भी आना चाहिए। तो देखो कार का मॉडल नंबर हमें दिख रहा है, 2 बार कार का मॉडल नंबर दिख गया। अच्छा ये तो ठीक है, दिख गया। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को हटा देता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर में कुछ चीज़ें प्रिंट नहीं कराता हूँ, उसको खाली ऐसे रहने देता हूँ, ये फंक्शन में लगाता हूँ, इसको खाली कुछ इस तरीके से रहने देता हूँ, ठीक है। ये रहने दिया, और मैंने यहाँ पर प्रिंट करा। मैं चाहता हूँ कि भैया मुझे B1 की मॉडल नंबर की वैल्यू दिखे, B1 की मॉडल नंबर की वैल्यू दिखे। तो क्या है देखता हूँ, ये गया, इसको रन करा। अब देखो इसका मुझे अभी मॉडल नंबर दिख रहा है आसानी से, ठीक है, इसका मुझे मॉडल नंबर आसानी से दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो है वो प्राइवेट रहे, मैं नहीं चाहता कि किसी को दिखे, ठीक है, और कोई जो है वो इसको एक्सेस कर पाए। तो कुछ इस तरीके से किसी भी डेटा मेंबर के आगे अंडरस्कोर लगाने से ये जो है वो एक प्राइवेट डेटा मेंबर बन जाता है, जिसको कि फिर आप सिर्फ उसी क्लास में या जो वो इस्तेमाल कर सकते हो, किसी दूसरी क्लास में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर ये होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से दोस्तों हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लास, और एक बार इसको मैं पूरे को रिमूव कर रहा हूँ, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक रिमूव कर रहा हूँ, और एक बार वापस से आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें, ताकि आपको कन्फ्यूजन लगे। ये दोस्तों इस तरीके से हम कार मतलब इस तरीके से क्लास बनाते हैं। मैंने एक कार की क्लास बनाई, एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि हमारा ये वर्ड मेन फंक्शन है। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब कि इसकी कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ। ये जो क्लास है, ये जो यूनिट, ये जो टेम्पलेट है, इसकी कॉपीज क्रिएट कर सकता हूँ। तो वो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, कार C1 इज इक्वल टू कार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हो गया हमारा क्लास, ठीक है। अब इसके बाद में कंस्ट्रक्टर के बारे में जानते हैं। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो रन होता है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने प्रिंट लिखा हाई आई एम कार, ठीक है। तो अगर मैं जब भी इसको रन कराऊंगा और जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये वाला फंक्शन जो है कॉल होगा, और इसके अंदर जो भी कुछ चीज़ें हो रही होगी, जैसे कि अभी प्रिंट हो रहा है तो प्रिंट आई एम कार ये प्रिंट करेगा। ये होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कि आप इसमें पैरामीटर पास कर सकते हो, कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भैया कि मैं यहाँ पर एक पास कराना चाहता हूँ। मैंने लिख दिया स्ट्रिंग और नेम या फिर कार नेम, ठीक है। तो कार नेम प्रिंट अगर यहाँ पर आप कराओगे, एक हमने पैरामीटर क्रिएट कर दिया। हमने बोला कि फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होगा, इसका नाम होगा कार नेम,
और इस कार नेम को आप जो है वो हम इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन जैसे हम बनाते हैं उस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कार नेम मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कार नेम I20 लिख दिया, इसको जाकर रन करा तो अब क्या होगा कि इसके अंदर आई एम कार I20 प्रिंट होके आ जाएगा। अब भैया मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें जो है वो डेटा मेंबर क्रिएट करूँ, ठीक है, और डेटा मेंबर यहाँ पर एक्सेस कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग कार मॉडल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कार का मॉडल नंबर सेट कर दिया। और अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रिंट C1 डॉट कार मॉडल नंबर। तो इससे मुझे क्या रहेगा कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी जो उस क्लास के अंदर है, ठीक है। ये देखो वैल्यू मिल गई। अब हम चाहते हैं भैया कि जो वेरिएबल है, ये जो डेटा मेंबर, इसकी वैल्यू हर बार कंस्ट्रक्टर सेट हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं दिस डॉट लगा के और कार का मॉडल नंबर यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कि एक कॉपी लगा के और यहाँ पर कार का मॉडल नंबर अगर मैं यहाँ पर पास कराऊँ और इसको रन करूँ, जो कि एक स्ट्रिंग होगा, उसको मैं रन करूँ, तब मुझे क्या है कार का मॉडल नंबर यहाँ से प्रिंट होते हुए दिखेगा। देखो इस तरीके से यहाँ से जो भी मैं डिफाइन कर दूंगा वही C1 का कार का मॉडल नंबर डिफाइन हो जाएगा। और साथ ही में हमारा जो स्ट्रिंग जो पैरामीटर हमने बाय डिफॉल्ट सेट करा था वो तो यही। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये होता है जिसमें हम पैरामीटर पास कराते हैं। अब इसके बाद में बात आई थी मेथड की। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि प्रिंट एक मेथड बनाता हूँ, प्रिंट कार डिटेल्स, ठीक है। अगर मैं कार की डिटेल यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो अभी हमारे पास में घूम फिर के एक ही डिटेल है, कार का मॉडल नंबर। तो कार डिटेल्स इज़ हियर, कार डिटेल इज़ हियर करके और फिर मॉडल नंबर एंड देन डैश करके यहाँ पर प्लस लगा के और कार का मॉडल नंबर मैं यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा कार का मॉडल नंबर। और किस तरीके से हम यहाँ पर मेथड को कॉल कर सकते हैं, हम लिखेंगे सिंपली C1 डॉट प्रिंट कार डिटेल्स, और उसको मैं जैसे ही कॉल करूँगा तो फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो भी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं सेम इस तरीके का एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका ऑब्जेक्ट का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, I20 की जगह मैं इसका नाम रख देता हूँ XUV 700 और कार का मॉडल नंबर भी मैं चेंज कर देता हूँ। कार का मॉडल नंबर चेंज कर दिया। तो अब अगर मैं इस पर C2 डॉट प्रिंट कार डिटेल्स करूँगा तो अब मुझे इस C2 की कार डिटेल्स देखने को मिलेगी, ना कि C1 की, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं आई एम कार XUV 700 कार डिटेल इज हियर। तो ये हमारी मेथड्स होगी। फील्ड्स के बारे में या फिर डेटा मेंबर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों इसके बाद में एक्सेस मॉडिफायर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप किसी के आगे कुछ इस तरीके से ये लगा देते हो तो अब ये क्या है कि ये क्या करेगा कि एक प्राइवेट मेंबर बन जाएगा। और ये हमें बोल रहा है कि नॉन नलेबल इंस्टेंस कार मॉडल मस्ट बी इनिशियलाइज, हमको यहाँ पर भी अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। तो एक प्राइवेट मेंबर बन जाएगा जिसको आप जो है वो किसी दूसरी क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ उसी क्लास से या फिर उसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट मेंबर की बात प्राइवेट मेंबर की बात हो गई हमारी। अब इसके बाद में दोस्तों अब हमने जो बातें करी थी, जो हम इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म जो बड़े बड़े वर्ड में आपको शुरू में फेंक रहा था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आधे घंटे से ऊपर का हो चुका है। तो एक काम करते हैं हम यहीं पर विराम देते हैं हमारे इस ट्यूटोरियल को। और एक एक्सरसाइज मैं आपको देना चाहूँगा, एक एक्सरसाइज के लिए मैं देता हूँ। तो एक्सरसाइज ये है कि आपको एक बैंक में जो मेथड्स होती हैं जैसे कि डिपॉजिट मनी, अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। तो मैं एक बताता हूँ आपको एक बैंक नाम की क्लास बनानी है, क्रिएट अ बैंक नेम क्लास, और उसमें इट शुड हैव, उसमें डेटा मेंबर्स कौन कौन से होने चाहिए मैं बताता हूँ। डेटा मेंबर्स होने चाहिए, भैया कोई भी अगर अकाउंट खुलवाना चाहे तो आपके प्रोग्राम से खुलवा सकता है। तो डेटा मेंबर्स होने चाहिए अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है। देन अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर फ़ोन नंबर उसमें स्टोर होना चाहिए, एंड साथ ही में IFSC कोड, उसका IFSC कोड जो है वो होना चाहिए। ये डेटा मेंबर्स होना चाहिए। मेथड्स कौन कौन सी होनी चाहिए, और हाँ एक और चीज़ सबसे मेन, अकाउंट या फिर सिंपली बैलेंस कितना वो होना चाहिए।
एंड देन उसके बाद में इसमें मेथड्स कौन कौन सी होनी चाहिए, मेथड्स होनी चाहिए प्रिंट अकाउंट डिटेल्स, प्रिंट अकाउंट डिटेल्स, प्रिंट बैलेंस, प्रिंट बैलेंस, डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी एंड विथड्रॉ मनी। ठीक है, तो ये 4 मेथड होनी चाहिए। और 4 मेथड होने के बाद में जी हाँ, तो इतना आपको एक क्लास बनानी है जिसमें जिसका नाम बैंक होना चाहिए, इसके बैंक कुछ इस तरीके से, जिसमें डेटा मेंबर्स यही होने चाहिए, मेथड्स ये होनी चाहिए। दिख ही रहा है कि मेथड्स के नाम से आपको पता चल रहा है कि मेथड्स क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो एक आपको इस तरीके की क्लास बनानी है और बिल्कुल इसको करिएगा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत मज़ा आएगा आपको उसको बनाने में और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो पिछली जो वीडियो में मैंने जो आपको एक्सरसाइज दी थी वो था, मैंने आपको दिया था कि सिंपल आपको जो वो मेथड्स हैं, जो लिस्ट सेट और इसकी जो मेथड्स है वो आपको खुद से ट्राई करके देखनी है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपने करी होगी। और आज की वीडियो की एक्सरसाइज ये है कि आपको बैंक नाम की क्लास क्रिएट करना है, खुद का डेटा मेंबर्स, मेथड्स ये सब उसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं लिखूँ कोई से क्लास का किसी बैंक की क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है, समझ लो सुरेश, किसी सुरेश ने आपकी बैंक में अकाउंट ओपन करा, तो अगर मैं सुरेश डॉट करके प्रिंट बैलेंस करूं तो मुझे उसका बैलेंस दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से पूरा काम होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में दूंगा, किस तरीके से आप कर सकते हो। और अगले आने वाले वीडियो में हम इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड उसी के साथ में एब्स्ट्रैक्शन और एक और हमारा क्या था, इनहेरिटेंस, इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे विथ एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ सिनेरियोस। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही यार, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।